अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट, सवाल लिखें। कॉस्ट ऑफ एसेट 400,000, 4 लाख। डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज 1 अक्टूबर 2021। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर, अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। डेप्रिसिएशन रेट 24%, 24%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें 2021 की, 2022 की, 2023 की। हैं जी, रेट क्या था पता नहीं यार, भूल गया। 24% 2021 की, 2022 की और 2023 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दें, फुल ईयर बेसिस पे भी और मंथली बेसिस पे भी। अच्छा, अगर ना बताएं कि फुल ईयर है कि मंथली है तो मंथली, बाय डिफॉल्ट मंथली बेसिस है। ठीक है, कर दें। डिस्पोजल नहीं बताया ना? हाँ तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछो कि डिस्पोजल नहीं, उसके बाद सवाल का निशान लगा था। हाँ नहीं है। क्या हुआ? अरे कसम से नहीं किया भाई, ये सेट मैंने कहा, सब सारे से बात कर रहा हूं। डिस्पोजल नहीं लिखवाया मैंने, नहीं बेचा एसेट, नहीं बेचा। वो जो सब स्टैंड पे बैठे हुए सारे एंड वाली लाइन, नहीं बेचा एसेट। ठीक है, एसेट नहीं बेचा। ठीक है, ये ब्लू शर्ट है इधर, एसेट नहीं बेचा। ठीक है, एसेट है।
कॉस्ट कितनी? 4 लाख। अगर फुल ईयर बेसिस हो तो 2021 में पूरे साल की डिडक्शन लगेगी 96,000 304। 2022 में पूरी डेप्रिसिएशन 72960 231040। और इसी तरीके से 2023 में भी पूरी डेप्रिसिएशन 55449। और अगर मंथली बेसिस हो तो 2021 में जो डिडक्शन होगी वो 4 लाख पे 24% लगेगा, लेकिन 3/12 24,000। और उसके बाद फिर आगे पूरा पूरा ही चलेगा 90240 285760 6368 हाँ जी, हो गया सबसे? अगर ये ना बताया होता कि फुल ईयर है कि मंथली है तो ठीक। चलिए एक और सवाल लिखें फिर आगे पढ़ाता हूं। कॉस्ट ऑफ एसेट 360,000 3,60,000। रेजिडुअल वैल्यू 40,000 40। यूजफुल लाइफ 80,000 आवर्स 80,000 आवर्स। डेट ऑफ परचेज 1 मई 2022 1 मई 2022। अकाउंटिंग ईयर जनवरी से दिसंबर। ड्यूरिंग 2022 एसेट वाज यूज्ड ड्यूरिंग 2022 एसेट वाज यूज्ड फॉर 3100 आवर्स। आपसे रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन फॉर 2022। डेप्रिसिएशन फॉर 2022 हाँ जी 360 माइनस 40 80,000। नहीं बुरा लग रहा है देखने से? क्यों नहीं करना? अच्छा जब हमने ये पोर्शन इधर मल्टीप्लाई कर लिया ना तो ये हमने कैलकुलेट ही कर लिया कि जितने आज इस्तेमाल हुआ है उतने की डिडक्शन। ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये तकल्लुफ हो जाएगा एक्स्ट्रा। स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्यों करना पड़ा था? क्योंकि वहां जब डिडक्शन का फार्मूला लगाते हैं ना तो वो 12 महीने की डिडक्शन निकलती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी रेट पर ईयर होता है तो वहां भी 12 महीने निकलता है, इसलिए हमें वहां n/12 करना पड़ता है। तो ये जो कल चार्ज पॉलिसी की शाखें बताई थी वहां लिख लें बेशक अगर जगह है तो, नहीं तो अब लिख लें कि जो चार्ज पॉलिसी वाला रोला है ये आज मेथड और यूनिट्स मेथड के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। ये जो चार्ज पॉलिसी वाली डिस्कशन थी ना ये एप्लीकेबल नहीं है
आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड, क्योंकि इसमें तो फार्मूला निकालता ही डेप्रिसिएशन एसेट के इस्तेमाल होने के हिसाब से, तो इसमें तो मसला ही नहीं है महीनों का। चार्ज पॉलिसी आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, वजह अंडरस्टूड। अच्छा, एग्जामिनर ना इस बात को समझ गया था कुछ बच्चे इस पे इतना जज्बाती हो जाएंगे, इसको दिल पे इतना ले जाएंगे, तो उसने शरारत यह की कि एक सवाल में ना इस तरह बताया कि एसेट 500 आवर्स पर मंथ यूज हुआ। 500 आवर्स, ये तो मैंने बता दिया ना, 3100 आवर्स फॉर द ईयर। तो एक दफा क्वेश्चन में उसने पूछा, मिसाल दे रहा हूं, 500 आवर्स पर मंथ इस्तेमाल हुआ, तो अब महीने लाने पड़े क्योंकि उसने डाटा ही इस तरह का दे दिया था। तो अब जितने महीने वो इस्तेमाल हुआ होगा, जैसे इस मिसाल में 8 महीने हुआ है, तो फिर हम 500 को 8 से मल्टीप्लाई करते तो ये फिगर निकलती। तो अब यहां पर ये इख्तलाफ नहीं हो गया कि सर ने तो कहा था कि महीनों का इस्तेमाल नहीं करना, वो ये कहा था कि अगर जितने आज इस्तेमाल हुआ जब वो ही दे दिए हैं तो इनका काम नहीं है फिर, है जी। चले, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन इतनी बहुत है। अब आपको ना मैं कुछ डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। इनमें से कुछ बातें आपने इंट्रो में सीखी होंगी, कुछ आपके लिए नई होंगी। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने लगा। दे दी हेडिंग, चले नंबर 1 लिखें। डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड बताता हूं आगे। ये फैसला कैसे होता होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएं या रिड्यूसिंग मेथड लगाएं? पर्चियां डालते होंगे, क्या करते होंगे? नहीं, स्टूडेंट नहीं, बिजनेस कैसे फैसला करता होगा? एसेट का बेनिफिट देखते होंगे कि मिल रहा है तो स्ट्रेट लाइन लगा दे, नहीं मिल रहा तो जिस मेथड पे बेनिफिट आ रहा है। तो कैसे पता स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेनिफिट आ रहा है कि रिड्यूसिंग बेनिफिट पे बेनिफिट आ रहा है? बिल्डिंग नहीं, अपनी मर्जी तो है। बिल्डिंग से क्या बेनिफिट मिलता है बिजनेस को? बिल्डिंग रेंट मिलता है, नहीं ऑफिस में इस्तेमाल हो रही है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग से क्या बेनिफिट मिल रहा है? शेल्टर है, शेल्टर है ना, मतलब चौक पे बैठ के काम नहीं करना पड़ रहा, अपनी बिल्डिंग है, सिक्योरिटी है, शेल्टर है, सीक्रेसी है। तो हर साल ये शेल्टर सीक्रेसी चेंज होती जाएगी या हर साल एक जैसी ही है? तो इसका मतलब बिल्डिंग से हर साल एक जैसा बेनिफिट मिल रहा है, इसको कहते हैं बेनिफिट पैटर्न। तो लिखें अंग्रेजी, डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड यूज्ड शैल रिफ्लेक्ट, यानी जो डेप्रिसिएशन मेथड बिजनेस यूज कर रहा है, शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न, shall reflect the pattern in which future economic benefits from asset, future economic benefits from asset are expected to be consumed. अच्छा, ये तो हो गया रूल, और ये एमसीक्यूज में भी टेस्ट हो सकती है बात। स्टूडेंट के लिए हिंट ये है कि आपको सवाल में मेथड बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो नहीं, ये मुनासिब नहीं है जुमला, नहीं बताया तो जो उस वक्त आसान लग रहा है। जरूरी नहीं हर दफा स्ट्रेट लाइन आसान लगेगा, कुछ सवालों में आप देखेंगे आपको तब रिड्यूसिंग बैलेंस आसान लग रहा होगा। तो जो आसान लग रहा है वो मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए टिप ये है, अगर लिखनी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, कि अगर क्वेश्चन में आपको मेथड नहीं बताया तो जो उस वक्त आसान लग रहा होता है वही लगा लेते होते हैं जी। तो जब एग्जामिनर नहीं बता रहा ना, तो फिर मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, तो फिर वो हम आपने कौन सा कंप्यूटर को पेपर चेक कराना है, तो इसलिए मल्टीपल आंसर एक्सेप्ट हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखें, लेकिन मेथड बताया होता है, इतनी टेंशन की जरूरत नहीं, मेथड पता होता है सवाल के अंदर, और ना पता चल रहा हो तो भी इजीली गेस हो जाता है। अगली बात लिखें, ये भी पहले समझ लें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना, डेप्रिसिएशन को एक्सपेंस बनाते हैं, तो हमेशा एक्सपेंस ही बनेगा, डेप्रिसिएशन हमेशा एक्सपेंस ही बनेगा, हमेशा है नहीं, हमेशा एक्सपेंस ही होती है डेप्रिसिएशन, हमेशा। अच्छा है नहीं, डेप्रिसिएशन जब भी चार्ज होगी वो हमेशा एक्सपेंस ही मानी जाएगी, नहीं? अच्छा चलें लिखें फिर अंग्रेजी, डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड
is charged, depreciation for the period is charged as expense unless it is included in the cost of another asset. ये नहीं सुनी कभी बात ना यार, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी और एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाए। अगर अपनी ही एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में हमारा ही एक एसेट इस्तेमाल हो रहा है तो उस एसेट की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं ऐड होगी। तो ये वही बात लिखाई है मैंने कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही होता है, लेकिन अगर किसी और एसेट की कॉस्ट में शामिल हो रहा है फिर एक्सपेंस थोड़ी है। मिसाल के तौर पे इसी पॉइंट में बेशक ये मिसाल लिख लेना कि अच्छा इस पॉइंट की ना एग्जांपल समझ लें, लिख भी लेना। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर रिलेटिंग टू अ मशीन $1,20,000। नहीं ये फिर नहीं है, नहीं साहब, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, वो दूसरा माइक है। दिस मशीन वॉज यूज्ड फॉर 4 महीने इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। तो अब इस मशीन की डेप्रिसिएशन जिस भी फार्मूले से कैलकुलेट हुई वो हो गई 1,20,000। बिल्डिंग की कॉस्ट में कितनी ऐड होगी इसमें से? 4 महीने की, जो कि 40,000। तो अब पूरे के पूरे 1,20,000 को एक्सपेंसेस में भी लिखेंगे, ये तो फिर डेबिट क्रेडिट ही टैली नहीं होगा। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या अगर एसेट भी करना हो ये कितने से क्रेडिट होगी? ये 120 से होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फॉर द ईयर 120 है ना, एक्सपेंस कितने बनाने हैं? 80, तो इसलिए डेप्रिसिएशन में डेबिट 80 जाएगा। तो डेबिट टैली नहीं हो रहा, बाकी 40 बिल्डिंग की कॉस्ट में जाना है ना, तो डेबिट बिल्डिंग। या आगे 23 में एक चीज कराऊंगा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस होता है, लेकिन चूंकि अभी वो नहीं कराया तो बिल्डिंग। ये मतलब था इस पॉइंट का कि डेप्रिसिएशन जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 12 महीने की कैलकुलेशन, लेकिन उसको एक्सपेंस बनाएंगे जरूर अगर वो किसी और एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा। तो ये मतलब था इस पॉइंट का। हाँ जी, ये पॉइंट नोटेड, समझ भी डन। अगला पॉइंट लिखें। ये भी पहले समझ लें, ये चीज आपने पढ़ी हुई है पहले, ये जो मैं बता रहा हूं। एक प्लांट को खरीदा 1 अप्रैल को, ये प्लांट हमें रिसीव हुआ साइट पे 31 मई को। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कंप्लीट हुई 30 जून को, लेकिन सेठ साहब तब थे नहीं, तो उन्होंने आना था, फिर रिबन काटना था, तो प्लांट ने वर्किंग शुरू करनी थी। तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई 1 अगस्त को। डेप्रिसिएशन किस दिन से चार्ज करना शुरू करना है? 30 जून।
है 31 मई क्यों? प्लांट हमें पहुंच गया था, लेकिन इस्तेमाल के काबिल तो तभी बनेगा ना जब टेस्टिंग कंप्लीट होगी। तो 30 जून को ये हो गया अवेलेबल फॉर यूज, अवेलेबल रेडी फॉर यूज। उसके बाद हम यूज करें ना करें, लाइफ स्टार्ट होनी शुरू हो गई है। तो लिखिए अंग्रेजी। इसका जवाब अगले पॉइंट में, आज वाली बात का अगला पॉइंट बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन, depreciation of an asset begins, depreciation of an asset begins when it is available for use, when it is available for use। और ये आप ब्रैकेट में अपने अल्फाज में लिख लें कि इसका मतलब होता है जब टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। तो जब प्लांट की टेस्टिंग कंप्लीट हो गई। अच्छा, टेस्टिंग तो प्लांट की मिसाल है, गाड़ी वो अवेलेबल फॉर यूज कब होगी? खरीद के लाए हैं, खरीद के लाए हैं, तो जैसे स्टार्ट करते हैं जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाए। अच्छा, बिल्डिंग हमने बनाई है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए, प्लांट जब इंस्टॉल टेस्टिंग पूरी हो जाए, तो इसको कहते हैं एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो गया। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट बिगिंस व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। और इसी में ही अगला सेंटेंस है, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट। अच्छा, अब ये चार्ज कब तक होती रहेगी? यूजफुल लाइफ तक, या फिर जब तक उसको बेच नहीं देते। डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस, डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट सीजेस, सीज करना होता है बस, खत्म, रोक देना। सीजेस व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड, व्हेन द एसेट इज डी रिकॉग्नाइज्ड। डी रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बुक्स में से निकाल देना, यानी जब तक बुक्स में है डेप्रिसिएशन होती रहेगी चार्ज, ये मतलब है इस बात का। अगला पॉइंट लिखें, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन is charged, depreciation is charged even if, depreciation is charged even if, लिखवाता हूं। प्लांट की डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करनी शुरू करते हैं? 30 जून। और इसकी लाइफ है मिसाल के तौर पे 10 साल, तो अब 10 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होने लग गई। कुछ अरसे के बाद, जैसे कोरोना आया था, तो 6 महीने के लिए फैक्ट्री बंद हो गई, बिल्कुल बंद, सील कर दी फैक्ट्री, पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए कि अंदर काम ही ना कर रहे हो कहीं। उस 6 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या नहीं? फैक्ट्री तो बंद है, स्ट्रेट लाइन मेथड है चले, लेकिन एसेट तो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा, लेकिन एसेट तो इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा, ताला लगा हुआ। लेकिन अवेलेबल यूज तो वो तो है ही नहीं ना, वो तो फैक्ट्री बंद पड़ी है। अच्छा जी, जब अवेलेबल यूज हो गया ना, तो लाइफ चलना शुरू हो गई है, लाइफ गुजर रही है। अगर कोई बंदे को जेल में बंद कर दें तो उसकी लाइफ गुजरना बंद हो जाएगी? लाइफ तो गुजरती रहेगी। तो एसेट के ऊपर जितना खर्चा था वो हमने यूजफुल लाइफ पे फैलाना होता है। अब लाइफ का क्लॉक शुरू हो चुका हुआ है, हम नहीं भी इस्तेमाल कर पा रहे, फिर भी होगी डेप्रिसिएशन चार्ज। लिखवाता हूं अंग्रेजी। इसी तरह ये जो बोर्ड है, ये कॉलेज का पीपीई में होंगे शामिल कि नहीं? हाँ, क्योंकि फिक्सचर्स कह लें इनको, या हो सकता है क्योंकि कॉलेज का एक इंपॉर्टेंट एसेट है तो उसको एक अलग हो सकता है क्लास बनाई हो, बोर्ड हो सकता है, 2 साल 3 साल हो सकता है कि यूजफुल लाइफ हो। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उधर पीछे देखें, अरे मजाक नहीं कर रहा, कह रहा हूं पीछे देखें ये थोड़ी का पीछे देखेंगे चपेट मारूंगा, वो देखे ना पीछे। हाँ जी, क्या है उधर? बोर्ड है, तो वो इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। ये ना पहले ये जहां स्क्रीन लगी हुई है, यहां पार्टीशन थी और ये 2 क्लासेस होती थी, तो उस क्लास में बोर्ड वो इस्तेमाल होता था। अब तकरीबन साल 2 साल हो गए वो बोर्ड नहीं होता इस्तेमाल, तो वो बोर्ड मौजूद है, अभी इस वक्त नहीं हो रहा इस्तेमाल, हो सकता है आइंदा भी ना हो इस्तेमाल। इसी तरह ये नीचे जो बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई है, तो वो पहले क्लासरूम होता था, अब वहां भी बोर्ड लगा होगा। तो ये बोर्ड लगा तो लिया, लाइफ भी इसकी चल रही है, लेकिन बिजनेस के डिसीजन की वजह से अब ये यूज नहीं हुआ करता, रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, लेकिन है तो सही, तो डेप्रिसिएशन फिर भी चार्ज होती रहेगी। लिखें अंग्रेजी, कहां तक एंड किया था? इवन इफ द एसेट, इवन इफ द एसेट बिकम्स आइडल, द एसेट बिकम्स आइडल, आइडल की स्पेलिंग आई डी, अच्छा
ये ओएल वाला देख देख के ना, IDLE फारिल स्पेयर, तो एसिड बिकम्स आइडल और is retired from active use। ये आइडल वाली मिसाल मैंने जो 6 महीने फैक्ट्री बंद की थी वो है, और रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज ये बोर्ड की मिसाल दी थी। तो जब तक एसेट मौजूद है, बेशक वो इस्तेमाल नहीं भी हो रहा, फिर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहेगी। अच्छा, अब इस जुमले में ना एक बात अंडरस्टूड है कि अगर आर्ज मेथड है तो उसका आंसर 0 आ रहा होगा। क्यों? जब यूज ही नहीं हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई बाय 0 हो रहा होगा। तो इसलिए ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि हाँ अगर आर्ज मेथड हो तो डेप्शन चार्ज ना करें। अंडरस्टूड बात है कि आप जब डेप्शन कैलकुलेट करने भी लगेंगे तो आर्ज यूज कितने आ रहे होंगे, तो वो 0 आंसर आ जाएगा। तो इसमें ये बात है ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। अब पूछो क्या कह रहे थे? ठीक है, अगला पॉइंट लिखें जी। हाँ नहीं, अच्छा ये बाकी लोग भी सुने। अगर प्लांट आर्ज मेथड पे डेप्रिशिएट होना था तो टेस्टिंग के दौरान भी तो प्लांट चला ही रहे होंगे ना, तो वो उसके आर्ज यूज नहीं होंगे हैं? अभी वो अवेलेबल फॉर यूज में काउंट नहीं हो रहा। जब वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, अब स्टार्ट होगी उसकी लाइफ, तो वहां से ऑनवर्ड फिर उसकी लाइफ चलेगी, तो फिर वहां से ऑनवर्ड देखना पड़ेगा कितने आवर्स यूज होगा। टेस्टिंग के दौरान चल रहा होगा यकीनन, लेकिन वो आवर्स यूजेज नहीं, अभी उसकी लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई। अगला पॉइंट लिखें जी। कुछ 40-45 सेकंड बाद दोबारा पूछना अगर जरूरत पड़ी तो। लिखें पॉइंट। इफ अ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट is still in use, ऐसा हो सकता है वैसे? तो फुली डेप्रिशिएट हो गया तो फिर यूज कैसे हो रहा है? हाँ, तो फुली डेप्रिशिएट का मतलब थोड़ी कि वो बुखारात बन के उड़ गया है। एसिड तो मौजूद है ना, वो तो हमने उसको डेप्रिशिएट कर करके उसको खत्म कर दिया है, लेकिन फिजिकली तो मौजूद है। तो अगर वो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है तो फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाएं। क्यों? क्योंकि अमाउंट बची ही नहीं है, तो मजीद क्या चार्ज करना है? तो फिर बस वो चुंगे में इस्तेमाल हो रहा है। तो चुंगा नहीं समझते? चले नहीं समझते कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है समझना। इफ अ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट इज स्टिल इन यूज, देन नो फर्दर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड। हाँ जी, आप पूछो बेटे, हो गया? चले अगला पॉइंट लिखें। अच्छा, है तो ये एस्टीमेट चेंज से रिलेटेड, लेकिन आपने इंट्रो में एस्टीमेट चेंज पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा सा एस्टीमेट चेंज पढ़ा हुआ है ना, इसलिए अभी ही बता रहा हूं ऑफिशियली एस्टीमेट चेंज पढ़ाने से पहले। कल को कुछ अर्से बाद हो सकता है कि रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट एसिड की कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो जाए। नहीं है? ये पढ़ा है ना कि एस्टीमेट चेंज हो सकता है। हाँ, तो अब उसी से मैं अगली बात बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि रेजिडुअल वैल्यू का एस्टीमेट चेंज होते होते इतना बढ़ जाए कि एसेट की बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाए। हो सकता है। क्यों हो सकता है? हो सकता है इतनी महंगाई हो गई हुई है कि हमने जितने का एसेट खरीद के डेप्रिशिएट करके उसको जहां तक पहुंचाया था, अब पुराने एसेट भी इतने महंगे बिकना शुरू हो गए। तो ऐसा हो सकता है। तो अगर एक एसेट की नेट बुक वैल्यू थी 50,000 और इस साल उसकी रेजिडुअल वैल्यू चेंज होकर 55,000 हो गई है, हो सकता है, चांस बहुत कम है लेकिन हो सकता है। तो अब डेप्रिसिएशन का क्या करें? डेप्रिसिएशन इनकम बनाना शुरू कर दें। अच्छा, एस्टीमेट चेंज अगर पड़ा हुआ है तो स्ट्रेट लाइन मेथड ही चले। नई डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट माइनस आरवी, नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज्ड आरवी ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो अब 50 में से 55 माइनस कर दे, हैं? तो डेप्रिसिएशन माइनस आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर इनकम बनाना शुरू कर दे। क्या करें फिर? हाँ, तो एस्टीमेट चेंज कह रहा हूं ना। अच्छा, अगर ये बात अभी नहीं समझ आ रही, एस्टीमेट चेंज पढ़ाऊंगा तो आ जाएगी, अभी बस आप लिख लेना ये बात। किसी को भी नहीं आ रही? नेट बुक वैल्यू एस्टीमेट चेंज होने के बाद इस फार्मूले में इस्तेमाल होती है, कॉस्ट नहीं। एस्टीमेट चेंज कराऊंगा रिवाइज में। तो अब इस सूरत में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। लिखें रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट may subsequently
may subsequently increases to an amount equal to or greater than assets carrying amount. Residual value may subsequently increase to an amount equal to or greater than assets यानी asset की carrying amount. If it does, then no depreciation is charged. Unless and until residual value falls below assets carrying amount. हाँ जी, समझ आई बात कि नहीं? जाग रहे हैं? अच्छा, ये ना किसी बच्चे ने, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने पूछा था, आपको भी सब बता देता हूँ कैमरे में भी, कि ये जो अब तक मैं आपको सारी अंग्रेजी लिखवा रहा हूँ, ये आपने याद ही करनी है, मतलब अकाउंटिंग याद ही करनी होती है, खून में थोड़ी रच बस जाती है, याद ही करना होता है। और बुक में जितने सवाल हैं वो तो मैं बता ही नहीं रहा करने कि नहीं करने, तो जो बुक के सवाल है ना, वो जब तक मैं चैप्टर खत्म ना करवा दिया करूं तब तक मेरे साथ साथ चलिएगा। जो कहूंगा क्लास वर्क होमवर्क तब करिएगा। हाँ, जब एक चैप्टर में खत्म कर दूं उसके बाद उसमें जितने सवाल मैंने क्लास वर्क होमवर्क डिस्कस ना किए हूं वो फिर हस्बे तौफीक खुद कर लिया करना। जब तक मैं चैप्टर चला रहा हूं और खुद से कोई क्वेश्चन क्लास वर्क होमवर्क नहीं दे रहा तो उस पर ना जोर आजमाई करें। आगे लिखें। ये भी पहले समझ लें, लैंड डेप्रिशिएट होती है, कर दिया करें, क्या हर्ज है? क्यों नहीं? क्या यूजफुल लाइफ अनलिमिटेड है। अच्छा, चलें, सही है। अच्छा, जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे, अगर एक बिल्डिंग खरीदी 200 मिलियन की, तो बिल्डिंग उठा के ले आएंगे क्योंकि बिल्डिंग खरीद ली हमने, है? नहीं उठा सकेंगे। तो फिर बिल्डिंग हमने खरीदी है और उठा के ला भी नहीं सक रहे, तो फिर हमने एक्चुअली लैंड भी खरीदी है। अब जब लैंड भी खरीदी है तो 200 को डेप्रिशिएट करेंगे? नहीं, हमें 200 के 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। हमें इसमें यह देखना पड़ेगा कि लैंड पोर्शन कितना है और बिल्डिंग पोर्शन कितना है, और डेप्रिशिएट किसको करना है? बिल्डिंग पोर्शन को। अच्छा, अगर कल को बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि होता भी ऐसे ही है, बिल्डिंग की तो वैल्यू बढ़ती है, तो फिर बिल्डिंग को डेप्रिशिएट ना करें। बिल्डिंग तो देखिए महंगी होती जा रही है, अभी जस्ट पहले जो पॉइंट लिखवाया था तो वो तो महंगी होती जा रही है। हाँ, एक्चुअली बिल्डिंग नहीं महंगी हो रही, लैंड महंगी हो रही होती है। बिल्डिंग जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो तो पुराना ही होता चला जा रहा होता है, वो तो अल्टीमेटली चाहे 50 साल 100 साल बाद गिरना ही गिरना है। तो इसलिए बिल्डिंग नहीं महंगी हो रही होती, लैंड महंगी हो रही होती है। हमने बिल्डिंग पोर्शन को डेप्रिशिएट करना होता है। आपको सवाल में ये लैंड और बिल्डिंग पोर्शन अलग अलग बताया होता है। लिखिए अंग्रेजी, लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग आर सेपरेबल एसेट्स and are accounted for separately even if acquired together। यानी अगर इनको इकट्ठे भी खरीदा होगा ना, फिर भी हम इनको डेबिट अलग अलग ही करेंगे। जैसे यहां पर अगर 200 में बिल्डिंग खरीदी है और इस 200 का ब्रेकअप ये है कि इसमें से 120 लैंड है और 80 बिल्डिंग है, तो हम लोग बिल्डिंग डेबिट लैंड डेबिट ही अलग अलग करेंगे। इसी पॉइंट में आगे चल रहा है, इसी पॉइंट में चल रही बात आगे। बिल्डिंग्स हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ। बिल्डिंग्स हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ and therefore are depreciable assets। दोबारा बता रहा हूं, बिल्डिंग्स हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ एंड देयरफॉर आर डेप्रिशिएबल एसेट्स। क्या मतलब हुआ? यानी बिल्डिंग को करना होता है डेप्रिशिएट। इसी में अगला सेंटेंस लिखें, लैंड
normally has an unlimited life. Land normally has an unlimited life and therefore is not depreciated. And therefore is not depreciated. गोल्ड पहले तो बताएं, गोल्ड पीपी है तो बस फिर डेप्रिशिएट का सवाल ही नहीं है। अच्छा, मैंने कहा लैंड नॉर्मली हैज एन अनलिमिटेड। नॉर्मली क्यों, ऑलवेज क्यों नहीं? नहीं, वो तो नेचुरल डिजास्टर से तो प्लांट भी उड़ सकता है, वो तो 6 महीने बाद भी उड़ सकता है, तो नेचुरल डिजास्टर तो कोई पता नहीं है। एग्रीकल्चरल लैंड ठीक है, और है थाईलैंड, आइलैंड। अच्छा, आइलैंड, हाँ नहीं बिल्कुल सही है। बाज़ औक़ात हो सकता है किसी ऐसे टूरिस्ट एरिया के अंदर हमने लैंड खरीद के होटल बनाया हो और वो लैंड हिस्टोरिक रिकॉर्ड बता रहा हो कि इस तरह के एरियाज में पहाड़ में तोड़फोड़ होती रहती है, लैंडस्लाइडिंग तो वो जगह गायब हो जाती होती है। या अगर पानी के करीब वाला इलाका है तो हो सकता है कि हिस्टोरिक ट्रेंड चल रहा हो कि 10, 15, 20 साल के बाद ये जगह पानी में आ जाती होती है, तो वहां पर फिर वो लाइफ लिमिटेड होती है, वो फिर डेप्रिशिएट भी होते हैं। आपको अगर लैंड डेप्रिशिएट करवानी होगी तो सवाल वाला लाइफ बताएगा, वरना बाय डिफॉल्ट लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अच्छा, मुझे ना पहले जरा कंफर्म कर दें, मैंने आपको बेनिफिट पैटर्न वाला पॉइंट लिखवा दिया है ना? अच्छा, और आपको मैंने ये लैंड बिल्डिंग वाली बात बता दी, फुली डेप्रिशिएटेड वाला पॉइंट बता दिया, आइडल ओके, डेप्रिसिएशन शुरू कब करनी है ये भी बता दिया, आरबी बढ़ सकती है ये भी बता दिया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा ठीक है ये भी हो गया। चलें लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट भी पहले समझ लें फिर अंग्रेजी लिखवाता हूं। और ये जो बात बताने लगा हूं ये FAR 1 में अक्सर एग्जामिन हो जाया करती है, समझ लें पहले। बिजनेसेस अपने स्टाफ को, हो सकता है कि जैसे अकाउंट्स का स्टाफ है, बैंक आना जाना होगा तो हो सकता है मोटरसाइकिल लेके दी हूं, तो मोटरसाइकिल हो गया पीपी है ना। मोटरसाइकिल कितने की? लाख, बस चले लाख रुपए की कर लेते हैं। फिल्टर चेंज होता है, एयर फिल्टर कितने का आ जाता है? 250 रुपए का। कितना अर्सा चल जाता है? 1000 किलोमीटर चल जाता है। और ट्यूब शूब चेंज करानी हो तो कितने की आ जाती है? चलो 1000 रुपए लगा लें। कितने से बाद अगर पंक्चर नहीं होते ज्यादा तो है, पंक्चर नहीं हो रही अगर, फिर भी साल 2 साल निकाल लेते हैं, कितने की है? 800 1000 की। तो अब एसेट के पार्ट्स पूरी लाइफ तक नहीं कंटिन्यू रह पा रहे, चेंज करने पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स इतने महंगे, उनके पार्ट्स भी इतने महंगे, और एसेट्स की भी लाइफ बहुत ज्यादा और पार्ट्स की भी लाइफ बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पे ये जो एयरलाइंस का बिजनेस होता है, तो इन्होंने एक जहाज खरीदा और जहाज की कॉस्ट ले लेते हैं मिसाल के तौर पे कितना, बस चले 500 मिलियन कर लेते हैं। और जहाज की यूजफुल लाइफ PIA को तो ज्यादा होगी, बाकी है तो थोड़ी कम भी होगी, तो यूजफुल लाइफ कर लेते हैं इसकी, चलें 40 साल। अब इस जहाज की कॉस्ट 500 मिलियन है, लाइफ 40 इयर्स है, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो भी बहुत महंगे हैं। जैसे इसके अगर इंजन हैं तो हो सकता है कि 20 साल के बाद इंजन चेंज करने पड़े, तो 2,500-3 हजार के तो हो ही जाएंगे चेंज ना, है ना। तो इस बहुत बड़े महंगे एसेट के, बहुत ज्यादा लाइफ वाले एसेट के पार्ट्स भी चूंकि बहुत महंगे होते हैं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए इसको टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। मिसाल के तौर पे इंजन, और जहाज के अंदर की जो भी सारी सीटें वगैरह हैं उनको कह लेते हैं कैबिन फिटिंग्स, और जो उसकी मेन बॉडी है, असल में जो जहाज का स्ट्रक्चर है उसको मेन फ्रेम कह लें या इसकी बॉडी कह लें, जहाज की जो मेन बॉडी है ना ये 40 साल है, उसके अंदर के इंजन, उसके अंदर का सारा फर्नीचर, ये सब भी महंगे होंगे और इनकी लाइफ 40 नहीं होगी। इसकी मिसाल ले लेते हैं कि इस 500 मिलियन में जो इसका इंजन पोर्शन था वो 180 मिलियन तो वो था, और इन्होंने 20 साल, ठीक है, 2.5 लाख आवर्स यूज होना है, और इसके जो कैबिन फिटिंग्स हैं ये हर 10 साल के बाद चेंज कराना पड़ेगा, और इसमें से इसका 100 मिलियन लगा लेते हैं। तो जो बाकी इसकी बॉडी है, मेन इसका जो मेटल स्ट्रक्चर है वो है असल में जो इसका ढांचा है जिसने 40 साल चलना है, वो कितना रहेगा? 220 मिलियन। ये है जिसने 40 ईयर जिंदगी गुजारनी। तो
एसेट तो ये एक ही है फिजिकली, तोड़ के रख नहीं देना इसको काट पीट के, एसेट एक ही है, टोटल कॉस्ट टोटल लाइफ भी एक ही काउंट हो रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए 500 को 40 साल पे डेप्रिशिएट नहीं करना, डेप्रिसिएशन करनी है इसके कंपोनेंट्स के हिसाब से, और उन कंपोनेंट्स की कॉस्ट ये आपको सवाल वाला बताएगा, इनकी लाइफ भी सवाल वाला बताएगा, और है एसेट एक लेकिन इसके कंपोनेंट्स अलग अलग मेथड से भी डेप्रिशिएट हो रहे होंगे, जैसे ये वाला आर्म्स मेथड पे डेप्रिशिएट हो रहा होगा, हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन पे हो सकता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हो। तो एक बड़े एसेट बहुत महंगा, बहुत सारी लाइफ वाले एसेट्स के पार्ट्स भी महंगे और ज्यादा लाइफ वाले, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे एसेट को डेप्रिशिएट करने की बजाय इसके पार्ट्स को डेप्रिशिएट करते हैं। लिखें अंग्रेजी, each part of an asset, each part of an asset with a cost that is significant in relation to the total cost of asset, in relation to the total cost of asset, shall be depreciated separately, और इसमें आप ये मिसाल लिख लेना, तो हम इनको फिर डेप्रिशिएट भी अलग अलग करेंगे, नहीं इसको एज अ होल फिर डेप्रिशिएट करेंगे, नहीं ना, इनको अलग अलग कर लिया ना डेप्रिशिएट, अब जब इनको अलग अलग डेप्रिशिएट कर लिया तो 500 मिलियन हो गया डेप्रिशिएट। चलिए जी, कल इसके ना थोड़े से सवाल करा के डेप्रिसिएशन और शॉर्टकट सिखा के तो एस्टीमेट चेंज कराता हूं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।